परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। एक गांव में एक किसान अपने दो बेटों मोहनदास और चंद्रसेन के साथ सुखपूर्वक रहता था। वे दोनों अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी करते थे। एक दिन किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुरे समय के लिए कुछ अशर्फियां इकट्ठी की थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े आम के पेड़ के नीचे गाड़ रखा है। वे अब तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन वादा करो कि तुम दोनों केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें निकालोगे। दोनों भाइयों ने वादा किया, पिताजी, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। इतना कहते ही वह बूढ़ा किसान अपने प्राण त्याग देता है। कुछ समय बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि बड़े भाई मोहनदास को अपने पिता की मृत्यु का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो बस वह अशर्फिया ही घूम रही थी। उसी रात उसे नींद नहीं आ रही थी और वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद वह उठ बैठा और सोचने लगा, मुझे चंद्रसेन के जागने से पहले अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना यह मौका फिर नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े आम के पेड़ के नीचे पहुंच गया, जहां अशर्फिया गड़ी हुई थी। कुछ ही देर में उसने जमीन खोदकर अशर्फिया निकाल ली। अशर्फिया देख मोहनदास बहुत खुश हुआ और बोला, अब मुझे जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर उसने उन अशर्फियों को एक दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और जाकर सो गया। इधर जब सुबह चंद्रसेन जागा तो उसने देखा कि घर के पिछवाड़े आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी हुई है और अशर्फिया गायब है। वह बड़े भाई मोहनदास को जगाते हुए बोला, भैया उठो, गजब हो गया, किसी ने हमारी सारी अशर्फिया चुरा ली है। तब मोहनदास ने बोला, क्या कह रहे हो? चलो मैं देखता हूँ। दोनों भाई उस स्थान पर गए और सच में वहां की जमीन खुदी हुई पाई। चंद्रसेन ने कहा, अब क्या करें भैया? मेरे विचार से हमें कोतवाली में जाकर इसकी सूचना देनी चाहिए। तब मोहनदास बोला, रुको चंद्रसेन, कोतवाली जाने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रसेन ने हैरान होकर पूछा, क्यों भैया? तब मोहनदास ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है। चंद्रसेन ने चौंक कर पूछा, क्या आप जानते हैं वह कौन है? मोहनदास ने गंभीर स्वर में कहा, चोर तुम ही हो चंद्रसेन। यह सुनकर चंद्रसेन ने हैरान होकर कहा, भैया आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मोहनदास ने क्रोध में कहा, अब बहाने मत बनाओ। इन अशर्फियों के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था, इसलिए अब यह साफ है कि तुम ही चोर हो और सारी अशर्फिया हड़पना चाहते हो। चंद्रसेन ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहिए भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई अशर्फी नहीं चुराई। मुझे कुछ नहीं पता। मोहनदास ने कठोरता से कहा, या तो तुम मुझे वह अशर्फिया लौटा दो, नहीं तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। तब चंद्रसेन उदास होकर बोला, ठीक है भैया, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं इस घर ही नहीं बल्कि इस गांव को भी छोड़कर चला जाऊंगा। दुखी मन से चंद्रसेन तुरंत ही वहां से चल पड़ा और वह सोचने लगा, सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव ही छोड़ दूं। वहीं दूसरी ओर मोहनदास आराम से बैठा सोच रहा था, वाह, कितनी आसानी से यह कांटा निकल गया, अब सारी अशर्फिया मेरी हो गई। उधर चंद्रसेन दुखी मन से लगातार चलता जा रहा था और उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। एक विचार यह भी आया, कहीं भैया ने ही सारा धन हड़पने के लिए कोई चाल तो नहीं चली। वह इन्हीं विचारों में मगन होकर चलता जा रहा था कि अचानक वह एक बड़ी चट्टान के पास पहुंच गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था। उलझन में पड़े चंद्रसेन को तभी कुछ आवाजें सुनाई दी, यह 2000 तुम्हारे और यह 2000 मेरे। वह सोचने लगा,
यह कैसी आवाजें हैं? सच्चाई जानने के लिए वह चट्टान के नीचे झुका। उसने देखा कि दो आदमी वहां थे और वे धन का बंटवारा कर रहे थे। चंद्रसेन को समझते देर नहीं लगी कि यह दोनों चोर हैं और चोरी का माल बांट रहे हैं। अचानक चंद्रसेन का पैर फिसल गया और वह सीधे उन चोरों के बीच जा गिरा। अंधेरे के कारण चोरों को कुछ दिखाई नहीं दिया और वे डर गए। वे भागते भागते बोले, भागो भागो, लगता है यह राजा का कोई गुप्तचर है। डरे हुए चोर चोरी का माल वहीं छोड़कर भाग गए। जब चंद्रसेन की नजर उन अशरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन खुश हो गया। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया, यह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं। इन्हें साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें यहीं गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर ले जाऊंगा। यही सोचकर चंद्रसेन ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वहीं बिता दी। सुबह होते ही वह अपने रास्ते पर चल पड़ा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजर रहा था कि अचानक कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार बोला, खबरदार, जो कुछ तेरे पास है निकाल दे, नहीं तो जान से मार देंगे। चंद्रसेन बोला, भाइयों, मैं खुद ही मुसीबत में हूँ, मेरे पास धन कहाँ से आएगा? सरदार गुस्से में चिल्लाया, झूठ बोलता है, तलाशी लो। तलाशी लेने पर जब लुटेरों को कुछ नहीं मिला तो सरदार ने कहा, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा, इसे अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह सुनते ही चंद्रसेन के होश उड़ गए। लुटेरे उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले गए। वहां पहुंचते पहुंचते चंद्रसेन को एक उपाय सूझ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। तब सरदार बोला, क्या कहा? 4000 स्वर्ण मुद्राएं? अगर तुम सच कह रहे हो तो हम तुम्हारी शर्त मानते हैं। जल्दी से बताओ वो मुद्राएं कहाँ हैं? चंद्रसेन ने कहा, भाई, अभी रात हो रही है, इस समय वहां जाना ठीक नहीं होगा। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। तब सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार, अगर कोई चालाकी की तो अंजाम बुरा होगा। चंद्रसेन ने कहा, निश्चिंत रहो सरदार, मैं धोखा नहीं दूंगा। अगली सुबह चंद्रसेन लुटेरों को उसी जगह ले गया जहां उसने वह मुद्राएं गाड़ रखी थी। सरदार के आदेश पर लुटेरों ने उस जगह को खोदा और जल्द ही स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर सभी बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुद्राओं को अपनी थैलियों में भरा और अड्डे की ओर चल पड़े। लेकिन चंद्रसेन के मन में दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था, यह मुद्राएं मेरे काम आ गई, लेकिन मैं जल्द ही इनकी मौत का कारण बनूंगा। उस घटना के बाद चंद्रसेन लुटेरों के गिरोह में शामिल हो गया और सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन गया। कुछ समय बाद चंद्रसेन ने उन लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहां पर मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो चंद्रसेन की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह चंद्रसेन को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था और उसने चंद्रसेन को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रसेन अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वे अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। तब मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज ने कहा, अच्छा, तो उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। कुछ समय बाद पहरेदार चंद्रसेन को राजा के सामने लेकर आया और चंद्रसेन ने कहा, महाराज को मेरा प्रणाम।
मेरा नाम चंद्रसेन है। राजा ने पूछा, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? तब चंद्रसेन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। तब महामंत्री ने गुस्से से कहा, दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वासपात्र व्यक्ति उपस्थित हैं? जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहो। तब राजा ने हाथ उठाकर महामंत्री को रोकते हुए कहा, ठहरो महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहाँ से जाइए। जब सभी लोग चले गए तो चंद्रसेन ने राजा को अकेले में पूरी कहानी सुनाई और फिर कहा, महाराज, इस प्रकार मैं उस डाकू का विश्वास पात्र बन चुका हूँ। अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं तैयार हूँ। बताओ अब क्या करना होगा? तब चंद्रसेन बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यही राजमहल में हमारे मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद चंद्रसेन अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया और कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए। जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर चंद्रसेन को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, ओह, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस चंद्रसेन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्री से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा, जो मौत की सजा, सुनाई। राजा ने सैनिकों से कहा, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगले अमावस्या के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा जयसिंह ने कहा, चंद्रसेन, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। चंद्रसेन यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और महाराज को धन्यवाद कहते हुए कहा, आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ चंद्रसेन का बड़ा भाई मोहनदास अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। उसने अपने पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया और अब उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। पूरे गांव में उसकी बदनामी फैल चुकी थी और उसे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। अंततः उसने सोचा कि भूख से मरने से बेहतर है कि वह किसी और गांव में जाकर काम ढूंढे। वह कई जगह भटकते हुए उसी राज्य में आ पहुंचा जहां उसका छोटा भाई चंद्रसेन सेनापति था। मोहनदास काम की तलाश में एक सेठ के पास पहुंचा और पूछा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? तब सेठ ने उसे शक की नजर से देखा और कहा, तुम्हारी शक्ल से ही लगता है कि तुम चोर हो। कोई तुम्हें काम क्यों देगा? जाओ यहाँ से। तब मोहनदास निराश हो गया और सोचने लगा कि ईमानदारी से तो उसे काम नहीं मिलेगा, इसलिए अब पेट भरने के लिए चोरी ही करनी पड़ेगी। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं और उसने मौका पाकर थैली चुरा ली और भाग निकला। सेठ ने शोर मचाया, चोर चोर, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। इधर चंद्रसेन अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए मशहूर हो चुका था। एक दिन महाराज ने उसे बुलाकर कहा, चंद्रसेन, तुम बहुत ही नेक और बुद्धिमान हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी ज्योति से तुम्हारा विवाह हो।
तब चंद्रसेन ने विनम्रता से कहा, महाराज यदि यही आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। कुछ दिनों बाद चंद्रसेन और ज्योति का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय बाद महाराज ने राज्य की बागडोर चंद्रसेन को सौंप दी और स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कुछ महीनों बाद चंद्रसेन के सामने एक बड़ी समस्या उसका अपना भाई मोहनदास, जो अब एक नामी चोर बन चुका था, राज खजाने को लूटने की योजना बना रहा था। एक रात जब मोहनदास रस्सी के सहारे महल की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी राजा चंद्रसेन ने उसे देख लिया, जिससे उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और चंद्रसेन को पकड़ लिया गया। जब चंद्रसेन ने अपने भाई को देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और बोला, मोहनदास, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने बड़े चोर बन जाओगे। तुम्हें कल दरबार में पेश किया जाएगा। अगले दिन दरबार में चंद्रसेन ने मोहनदास से कहा, तुम्हारे ऊपर चोरी के सभी आरोप साबित हो चुके हैं, तुम्हें कुछ कहना है? मोहनदास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मुझे ऐसी सजा दीजिए कि कोई और कभी चोरी करने का साहस न करे। फिर चंद्रसेन ने निर्णय सुनाया, इस चोर का एक हाथ और एक पैर काटकर इसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। इस फैसले से पूरी प्रजा और मंत्रीगण चंद्रसेन की जय जयकार करने लगे। राजा का आदेश पूरा किया गया और मोहनदास को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। जब मोहनदास राज्य की सीमा पार कर रहा था तो सामने चंद्रसेन आ गया। तब मोहनदास ने दुखी होकर कहा, काश तुमने मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तुमने मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया है। चंद्रसेन ने भावुक होकर कहा, मैं यहाँ एक राजा नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई बनकर आया हूँ। मैंने एक राजा होने के नाते अपने धर्म का पालन किया और अब एक भाई होने के नाते अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। उन्होंने मोहनदास को एक थैली दी जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी और कहा, इससे तुम दूसरे देश में अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। तब मोहनदास की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम बहुत महान हो चंद्रसेन, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और भारी मन से विदा ली। मोहनदास को फिर कभी उस देश में किसी ने नहीं देखा और चंद्रसेन अपने राज्य का पालन करते हुए सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और यदि इस चैनल मन की आवाज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।